आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने बीएड सेकेंड सेम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मीन्स टीचिंग सब्जेक्ट से लिया है। टॉपिक है लेसन प्लान, पाठ्य योजना। ये आपका बीएड सेकेंड सेम में पेपर सेकेंड और थर्ड में आपका ये कॉमन इसमें दोनों ही यूनिट में ये होता है। डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी रहता है, बीए बीएड और बीएड पार्ट टाइम बीएड एमएड में भी होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेसन प्लान, आप सभी की टेंशन यही होती है कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो आइए हम देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है लेसन प्लान, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेसन प्लस प्लान, पाठ्यधन योजना। आपको आपके कोर्स में होता है, जैसे ये सेकेंड सेमेस्टर में आपको इसको थ्योरी में बताना है और थर्ड सेमेस्टर में जो है आपको इसको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए स्कूल में भेजा जाता है यूनिवर्सिटी के साइड से। तो जब आपको यूनिवर्सिटी के साइड से किसी स्कूल में टीचिंग के लिए भेजा जाता है, प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है, तो आपको उसमें 20 या 15 लेसन प्लान बनाने होते हैं। मीन्स आप जिस क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो उसका जो लेसन है उसका आपको प्री प्लान करना है। आप बच्चों को किस उद्देश्य से वो पाठ पढ़ा रहे हैं, आपने क्या कहा है, क्या क्या उन्हें एक्सरसाइज कराई है, वो यदि हम उसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग के लिए जो एक्टिविटी आपने की है उसको आप रिटर्न में एक उसका प्रूफ दे रहे हैं, वो लेसन प्लान कहलाता है। उसकी आप योजना बनाते हैं, ये लेसन प्लान कहलाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पाठ्य योजना होती क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और ये किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। मीनिंग हम देखते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान। पाठ्य योजना कक्षा कार्य की वह पूर्ण लिखित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ के प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को निश्चित करता है। पाठ्य योजना एक प्रकार का शिक्षक द्वारा लिखित कथन है जिसमें शिक्षक पाठ के संबंधित समस्त बातों को अंकित करता है, जिससे समस्त बातों की जानकारी हो जाती है। जैसे छात्रों को पूर्व अर्थात पहले से ज्ञान कितना है, उन्हें कौन सा नया ज्ञान कितने समय तक दिया जाना है और उस ज्ञान को देने का उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य के लिए जिस पाठ्य वस्तु या उपकरण का प्रयोग किया जाता है, छात्रों को क्या कक्षा कार्य दिया जाना है या क्या उन्हें गृह कार्य के लिए होमवर्क के लिए दिया जाना है, आदि सभी बातों की जानकारी इस पाठ्य योजना के द्वारा दी जाती है। हम इसका लिखित प्रूफ देते हैं। इसके लिए कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा भी दी है, डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले है डेविस। डेविस के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यावहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है। सेकंड है बोसिंग के अनुसार, बोसिंग ने कहा है कि शिक्षण क्रियाओं तथा सिद्धांतों के लेख को पाठ्य योजना कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों बनाए जाते हैं पाठ्य योजना। पहला है, इसमें पाठ्य योजना को हमेशा ही लिखित रूप में तैयार किया जाता है। पाठ्य योजना को पाठ्य योजना में जो शिक्षण बिंदु होती हैं उन्हें स्पष्ट करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। पाठ्य योजना में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। रोचक तथा प्रेरणादायक शिक्षण विधियों को उपयोग करने के लिए लाना चाहिए। छात्रों में पूछे जाने वाले प्रश्न तथा उनसे संबंधित उत्तरों की जानकारी या स्पष्ट भाषा में लिखित दी जानी चाहिए। भाषा की छात्रों की प्रगति का जो मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ्य योजना बनानी चाहिए। इसके बाद आता है कि पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग। फर्स्ट इसमें आता है कि शिक्षक द्वारा लिखित उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य को व्यवहारिक बनाना। सेकंड होता है पाठ्य योजना में प्रयुक्त शिक्षण सामग्री को किस प्रकार प्रयोग में लाना है और इसके लिए शिक्षक को योग्य बनाना। थर्ड है आपका, यह शिक्षक को शिक्षण में निरंतर प्रगति की ओर बढ़ाती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, पाठ्य योजना शिक्षक के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायता करती है। नेक्स्ट है फिफ्थ है आपका, पाठ्य योजना शिक्षक को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में पढ़ाने में सहायता करती है। पाठ्य योजना शिक्षक को विषय वस्तु तथा चिंतन करने के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है, यह शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करती है। लास्ट है आपका
छात्रों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करती है। ये आपकी पाठ्य योजना, हमने देखा कि पाठ्य योजना का मतलब क्या होता है, पाठ्य योजना की क्या आवश्यकताएं होती हैं और पाठ्य योजना किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। फर्स्ट है अब आपका कि पाठ्य योजना का ये आपके पास बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है, आपको बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है ये यूनिवर्सिटी से कि आपको इसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया जाता है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको ये जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो फिल करना होती है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दिया रहता है जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें आपका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पहला होता है नेम ऑफ स्कूल, तो इसमें आपको उस स्कूल का नाम लिखना है जिसको, जो भी हमने पहले बताया कि आपको यूनिवर्सिटी की साइड से शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए, प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है। तो आप जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल का आपको यहाँ पर नाम फिल करना है। सेकंड आपका आता है नेम ऑफ पपिल। आप मतलब एक छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में आप छात्र हैं, लेकिन आप जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ के लिए आप टीचर हैं, तो इसमें आपका नाम आता है। फिर आता है आपका, इसके बाद आता है क्लास। तो क्लास, ये आपको अपनी क्लास नहीं डालना है, आप स्कूल में जिस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं वो यहाँ पर क्लास डालना है। एक बात और क्लियर कर दें कि डीएलएड के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीचिंग के लिए 1st से 5th तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और बीएड के बच्चों को 6 से 9th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। 10th और 12th चूँकि बोर्ड होती है इसलिए आपको नहीं दी जाती है, लेकिन बीएड में जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उन्हें 11th क्लास दी जाती है। तो यहाँ जो आप बनाएंगे पाठ्य योजना आपको बनानी है, जो आप क्लास यहाँ पर डालेंगे, तो आप बीएड के बच्चे 6 से लेके 9th तक के क्लास के बच्चों के लिए बना सकते हैं और डीएलएड के जो बच्चे हैं वो 1st से लेके 5th तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। तो आप क्लास कौन सी डालेंगे, जिस क्लास का आपको यहाँ पर, जिस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं। फिर आपका आता है टॉपिक, इसमें आप वो टॉपिक पाठ का नाम लिखेंगे जो बच्चों को आज आप पढ़ाने जा रहे हैं। फिर इसके नीचे आता है सब टॉपिक। अब मान लीजिए जैसे आपने ज्योग्राफी है या इन्वायरमेंट है, आपने उसमें प्रदूषण का पाठ लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो टॉपिक आपका हो जाएगा प्रदूषण। लेकिन आप प्रदूषण में कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो उस दिन आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाया है वो आपका आएगा सब टॉपिक में। मान लीजिए आपने जल प्रदूषण पढ़ाया है तो वो आपका सब टॉपिक में आएगा जल प्रदूषण। इसके बाद आपका आता है डेट, आप जिस डेट पर टीचिंग के लिए जा रहे हैं। टाइम, आपका पीरियड वो कितने टाइम का है, 45 मिनट्स का हो सकता है, 40 मिनट्स का भी हो सकता है। और फिर उसके बाद आता है पीरियड, कौन सा नंबर है पीरियड का, फर्स्ट पीरियड लिया आपने, सेकंड पीरियड लिया, तो ये आपकी इस प्रकार जो है आपकी फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है जनरल इंट्रोडक्शन वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका आता है जनरल एम्स, सामान्य ज्ञान क्या होता है। फिर इसके बाद आता है स्पेसिफिक एम्स, विशिष्ट ज्ञान क्या होता है। आप पहले ये पूरा फॉर्मेट देख लीजिए। दूसरा आपका आता है अन्विति में आता है, फर्स्ट आपके पास होगा, आप उसे भी देखकर टैली कर सकते हैं। फिर 3rd पेज पर आता है द्वितीय अन्विति और लास्ट पेज पर आता है आपका ये पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, अभ्यास कार्य होता है और आपका होमवर्क होता है। और नीचे जो होता है वो होता है आपका अवलोकन सुझाव, तो वो आपके लिए नहीं होता है। आप जब टीचिंग के लिए जाते हैं तो इसमें यूनिवर्सिटी से कोई टीचर जाएगा जो आपको बाहर, क्लास के बाहर जो है वो ऑब्जर्व करेगा, आपकी क्या गलतियां कर रहे हैं आप। मान लीजिए आप कोई लेसन या पोयम आपने पढ़ाई है तो उसमें आपने बच्चों को कठिन शब्द कम बताए हैं या आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ कम किया है, तो वो सुझाव जो है वो आपको इसमें बाद में फिल कर दिए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि लेसन प्लान बनाना कैसे है। इसका फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। अब आपका आता है सेकंड पॉइंट, जनरल एम, सामान्य उद्देश्य क्या होता है। तो सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होता है जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है। इसमें मान लीजिए आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं या इन्वायरमेंट आपने पढ़ाया, तो आप उसको जनरल, आपका एम क्या हो सकता है कि आप प्रकृति या पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं या छात्रों का मानसिक विकास करना चाहते हैं। अब फिर इसके बाद आता है हिंदी। मान लीजिए आपने हिंदी का कोई पाठ पढ़ाया है तो उसके सामान्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं, छात्रों को शुद्ध और उचित गति के स्वर वाचन के लिए अभ्यास कराना, ताकि आप पढ़ाते हैं तो बच्चे शुद्ध और जो है वो उचित गति से पढ़ें। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं, वृद्धि करना आपका सामान्य उद्देश्य क्या हो जाएगा कि हिंदी में शब्द भंडार में वृद्धि करना।
थर्ड आपका हो जाएगा छात्रों में नैतिक कथाओं के द्वारा चरित्र का विकास करना। उससे नेक्स्ट आपका हो जाएगा, आप डाल सकते हैं व्याकरण संबंधी ज्ञान को बढ़ाना। आप इसके अलावा और भी जो पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, 3 या 4 लाइन दी होती है, उसमें 3-4 आपको पॉइंट जो है वो फिल करना होते हैं। तो ये आपका ये ध्यान रखिए कि जनरल एम्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को। फिर मान लीजिए आप अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें जनरल एम्स में क्या दे सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट कि देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी देना है आपको बच्चों को। और फिर उसके बाद मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं उसमें कि भारतीय इतिहास से अवगत कराना है आपको बच्चों को। तो ये आपका हो जाता है सामान्य उद्देश्य। फिर इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आप ध्यान दीजिए कि विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है कि जो आपने आज टॉपिक डिसाइड किया है उसको पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, उस टॉपिक आप किस उद्देश्य के लिए आपने उस टॉपिक को चूज़ किया है, आप उसे क्यों पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हिंदी में जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी की पोयम होती है, तो आप उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या लिख सकते हैं कि छात्रों को उस सेनानी से परिचित कराना, या स्वतंत्रता संग्राम में उनका अनोखा क्या योगदान था वो बताना, या फिर उनके बलिदानों की जानकारी देना। तो ये आप विशिष्ट उद्देश्य जो है वो आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है, और उस टॉपिक को आपको पढ़ के वो उद्देश्य आपको खुद निकालना होते हैं। या आपने कभी कभी देखा होगा कि बड़ी क्लासेस की जो बुक्स होती है उसमें पहले ही दिया रहता है इंट्रोडक्शन कि इस पूरे लेसन में आपको किस बात की जानकारी दी जा रही है, तो वो आप इसको विशिष्ट उद्देश्य में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के लिए आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें जिससे आप अपने शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं वो आपकी सहायक सामग्री होती हैं। अब चौक डस्टर जो होती है वो तो बहुत ही आवश्यक सामग्री होती है, उसको हम सहायक सामग्री में नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो आवश्यक ही, इसके बिना तो आप टीचिंग नहीं कर सकते। सहायक सामग्री में वो चीज़ आएगी जो इसके अलावा आपने यूज़ की है। जैसे मान लीजिए वही आप सब्जेक्ट देखें कि ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट आप ले रहे हैं, तो आप उसमें मैप का यूज़ कर सकते हैं, ग्लोब का यूज़ करते हैं। हिंदी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो मान लीजिए आपने किसी स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित कोई पोयम पढ़ाई है तो आप उनका चित्र दिखा सकते हैं। कोई और साइंस का सब्जेक्ट है तो आप मॉडल बना कर ले जाते हैं। मतलब जो आपकी टीचिंग है उसको प्रभावशाली और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो जो चीज़ों का आप यूज़ करते हैं वो आपकी आती है सहायक सामग्री में। इसके बाद आपका आता है पूर्व ज्ञान। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें आपको पहले पता करना होगा कि बच्चे इस जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है, इस सब्जेक्ट के बारे में या इससे पहले के बारे में बच्चे क्या जानते हैं। मान लीजिए आप क्लास में जाते हैं, छोटी क्लास के क्लास में जाते हैं आप, और जाते ही साथ आप वहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई करने लगते हैं बोर्ड पर, तो बच्चे आपका चेहरा देखते रह जाएंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि बच्चों को प्लस या माइनस आता है या नहीं, बच्चों को टेबल आती है नहीं। तो सबसे पहले आप एक आधी क्वेश्चन जो होगा पहले आप प्लस करके देखेंगे, फिर उनसे माइनस करा के देखेंगे, फिर आप उनसे बात बात में टेबल पूछ कर देखेंगे। यदि ये सारी बातें बच्चों को आती है उसके बाद ही आप उन्हें गुणा या भाग करना सिखाएंगे। तो जो आपको आज गुणा करना सिखाना था, भाग करना सिखाना था मान लीजिए मैथ्स में, तो आपका ये जो प्लस और माइनस और टेबल है ये आप बच्चों का पूर्व ज्ञान हो जाएगा। तो जब आप जान जाएंगे कि बच्चे उसके बारे में पूर्व ज्ञान है उन्हें, तभी आप अपने टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। ये आपका कहलाएगा पूर्व ज्ञान। इसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। ये आपको प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान के ग्रहण करने के लिए तैयार करना है। इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रस्तावना पाठ की जो होती है वो नींव होती है। अभी हमने बताया कि जैसे मान लीजिए छोटे क्लास के बच्चों में कोई स्टार्टिंग में कोई पोयम दी होती है, जैसे एक पोयम है किसी क्लास में कि बहुत सवा जब सूरज आता, तो ये जब आप फर्स्ट लाइन ही पढ़ेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रस्तावना का हमको पहला प्रश्न क्या रखना है। आप एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों से कर सकते हैं कि सूरज किस ओर से उगता है, या मान लीजिए आप
पहला टॉपिक हम लें कि जो हमने आपको बताया था कि प्रदूषण आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें पूछ सकते हैं कि जल के स्रोत क्या क्या होते हैं, बच्चों जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न क्वेश्चन में प्रश्न के पाठ के बाद में नहीं दिए होते हैं, वो आप उस टॉपिक को पढ़ के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें से निकालना होते हैं। अर्थात पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न ही आपको इसमें पूछना है कि बच्चे पहले से इस टॉपिक को जो पढ़ा रहे हैं वो उसके पहले से बच्चे उसके बारे में कितना जानते हैं। श्याम पट पर आकर्षक शीर्षक लिखना इसमें और इसमें पूछने की विधि में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रियाएं जागृत होती हैं और प्रस्तावना श्रृंखलाबद्ध एवं सहसंबंधित होनी चाहिए। जो आप क्वेश्चन पूछेंगे वो आपस में एक दूसरों से जुड़े हुए होना चाहिए। और अंतिम प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिनका बच्चे उत्तर ना दे पाएँ या समस्यात्मक, हम अपने शिक्षा की भाषा में कहें कि वो लास्ट क्वेश्चन जो आपका होना चाहिए वो समस्यात्मक होना चाहिए, ताकि वहीं से आप पढ़ाई की आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। आपने जो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए बच्चे उसके आंसर दे देते हैं, फिर आप एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके टॉपिक की ओर जा रहा हो और आप कहेंगे कि आपको इसका आंसर नहीं पता है, चलिए आज हम यहाँ से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो आपके प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार के होना चाहिए कि 3-4 आप क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन का बच्चे जब आंसर नहीं दे पाएंगे तो वहीं से आप आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये होती है आपकी प्रस्तावना। इसके बाद आपका आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन तो विशिष्ट कथन से मिलता जुलता है कि जो आपका आज का विशिष्ट उद्देश्य है वही आपका उद्देश्य कथन भी होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से इस पाठ को पढ़ा रहे हैं। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन का उल्लेख किया जाता है। जब आपने प्रस्तावना कर दे दी तो फिर उसके बाद आप उद्देश्य कथन करेंगे। यह सरल एवं स्पष्ट सुबोध भाषा में होने चाहिए, जिससे छात्र प्रस्तुत पाठ में दिए जाने वाले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रस्तावना के अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए या स्पष्टीकरण करते हुए उद्देश्य कथन देना चाहिए। पाठ के विशिष्ट उद्देश्य को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने का उद्देश्य जो है वो उद्देश्य कथन कहलाता है। मैंने आपको बता दिया कि जो आपका उद्देश्य कथन होता है और जो विशिष्ट कथन होता है वो सेम होता है। आप पहले ही आपने बता दिया कि उद्देश्य कथन आपका क्या है और विशिष्ट उद्देश्य दोनों एक है। इसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के लिए आपको यहाँ से जो फॉर्मेट दिया जाता है उसमें देखिए ये 2 लाइन दी जाती है, तो उसमें सिर्फ आपको इतना लिखना है कि शिक्षण की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुविधियों में विभाजित किया जाता है। आप पाठ को एक दिन में ही कंप्लीट नहीं कर सकते या एक चार्ट जो आपको अनुविधि में दिया जाता है उसी में आप सारे लेसन को कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए आप शिक्षण की सुविधा की दृष्टि से, पढ़ाने की सुविधा की दृष्टि से आप उसे 2 अनुविधियों में बांट सकते हैं। इसके बाद आता है आपका शिक्षण विधि। जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको किस विधि से पढ़ाया जाता है। आप ये जो आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं पेडागोजी ऑफ पार्ट 1 एंड 2, इसमें आप थ्योरी में पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट को किस मेथड से पढ़ाया जाता है। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उनको व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, जैसे पर्यावरण और ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट और भूगोल है जो, वो आप उसको निरीक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं, शैक्षिक पर्यटन विधि से पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हैं, और जो अदर थ्योरी वाले पाठ लेसन होते हैं उनको आप कहानी विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और आगमन निगमन विधि से पढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपका जो आपकी विधि आएगी तो आपको ये खुद ही डिसाइड करना है कि आपने जो लेसन पढ़ाया है वो किस विधि से पढ़ाया है, वो आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है। सेकंड, यदि आपने कॉमर्स पढ़ाया है तो कॉमर्स में आती है योजना विधि आती है, व्याख्यान विधि आती है, समस्या समाधान विधि आती है। इसके बाद यदि आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो वो आप समस्या समाधान विधि से पढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाएंगे और प्रदर्शन विधि से पढ़ाएंगे। मीन्स आपको यहाँ पर उस विधि को पढ़ाना है, जिस विधि को बताना है जिस विधि से आपने क्लास में अपना शिक्षण कार्य पूर्ण किया है। इसके बाद आता है आपका अनुविधि। अनुविधि में 4 कॉलम दिए होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है विषय वस्तु, दूसरा शिक्षक क्रिया, तीसरा आता है छात्र क्रिया और फिर होता है श्याम पट कार्य। तो मान लीजिए आपने आज सबसे पहले जाकर पोयम है, कोई लेसन है, वो वहाँ पर रीड कराया है, तो आप फर्स्ट कॉलम में पाठ्य वस्तु में लिख देंगे कविता या पाठ। शिक्षक ने क्या किया, उसे रीड किया, पढ़ाया। छात्र ने क्या,
उनके साथ सस्वर वाचन किया। और आपने ब्लैक बोर्ड पर क्या काम किया, आप उसके कठिन शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये चारों कॉलम जो है आपके फिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर 4 पॉइंट दिए होते हैं, तो 4 पॉइंट में आपको बताना है कि आपने क्या क्या पढ़ाया। इसके बाद आपका आता है, हर एक अन्विति के बाद आपका दिया रहता है बोध प्रश्न। ये बोध प्रश्न अन्विति के अंत में पूछने के लिए लिखे जाते हैं। इनके पूछने का उद्देश्य होता है कि शिक्षक ने जो भी ज्ञान दिया है छात्र उसे ग्रहण कर पाए या नहीं। इसमें छात्र के साथ साथ शिक्षक का भी परीक्षण हो जाता है, क्योंकि यदि छात्र आपके आंसर बता पाएंगे इसका मतलब जो टीचर ने पढ़ाया है बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ गए, क्योंकि छात्र को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है यह शिक्षक पर निर्भर करता है। बोध प्रश्न तथा पुनरावृत्ति जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी समान होते हैं, लेकिन इनमें अंतर इतना होता है कि बोध प्रश्न जो होते हैं वो अन्विति के अंत में लास्ट में पूछे जाते हैं, और पुनरावृत्ति प्रश्न वो होते हैं जो पूरा आप लेसन पढ़ा चुके हैं, आपका कंप्लीट हो चुका है, उसकी सारी एक्सरसाइज आपने पूरी करा ली है, उसके बाद आप पुनरावृत्ति क्वेश्चन करते हैं। तो इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क होता है। इसके बाद आता है आपका पुनरावलोकन प्रश्न। ये आपको अभी बताया कि जैसे आपकी 2 अन्विति है तो आप पहले पहली अन्विति कंप्लीट करेंगे, दूसरे के बाद दूसरी अन्विति कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बोध प्रश्न लिखेंगे, फिर आता है आपका पुनरावलोकन प्रश्न, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस। पढ़ाई हुई विषय वस्तु को दोहराने के उद्देश्य से पाठ के मुख्य बिंदुओं पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। आपने पाठ जो जिस उद्देश्य से आपने पढ़ा लिया है उसी को रिपीट करने के लिए आप जो क्वेश्चन करेंगे वो पुनरावलोकन प्रश्न कहलाएंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न महत्वपूर्ण एवं पाठ का सारांश अपने में केंद्रित किए होना चाहिए, जिससे जो शिक्षण की सफलता की जांच हो जाती है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास कार्य। जो आपने अभी तक कराया है, बच्चों को प्रश्नोत्तर कराए हैं, लेसन पढ़ाया है, वो आप यदि बच्चों से कराते हैं, मान लीजिए आपने पूरा पाठ पढ़ा दिया है, प्रश्नोत्तर करा दिए हैं, तो आप छोटे छोटे जैसे जोड़ियां हैं, खाली स्थान है, फिलअप्स हैं, मैचिंग है, ट्रू एंड फॉल्स है, वो आप बच्चों से करा सकते हैं। तो वो बच्चों का अभ्यास हो जाएगा कि जो बच्चों ने पाठ या पोयम रीड की है तो क्या उन्हें उसे पूरी तरह समझ में आ गई है। जब उन्हें पूरी तरह समझ में आ जाएगी तो जो छोटे छोटे से कार्य होते हैं, फिलअप्स होते हैं, मैचिंग होती है, वो बच्चे खुद कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका होमवर्क। तो होमवर्क जो इसमें भी वही है कि जो जो आपने कराया है वो यदि आप उनको बच्चों को घर से करके लाने के लिए देते हैं तो वो आपका होमवर्क में शामिल किया जाता है। इसमें भी आपने जो क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन आंसर कराए हैं, आप बच्चों को कह सकते हैं कि घर से आपको 2 टाइम्स लिख कर लाना है। मान लीजिए आपने इतने अच्छे से पढ़ाया, विस्तार से पढ़ाया कि मैचिंग या ट्रू एंड फॉल्स कराने का आपको टाइम नहीं मिला, तो वो भी आप बच्चों को घर से करके लाने के लिए दे सकते हैं। तो ये जो भी आपने वर्क घर से करके लाने के लिए देंगे वो आपका गृह कार्य में, होमवर्क में शामिल हो जाता है। इसके बाद ये आपका यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया है और फॉर्मेट आपको यहाँ से दिया ही जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट होते हैं वो आपको फिल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।